हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ चल रही है, इसमें हम नाजिज़म एंड राइज ऑफ हिटलर पढ़ रहे हैं। इससे पहले कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूरोप में सोशलिज्म ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो जिन्होंने वो पहले नहीं देखा है, पहले आप उनको देख लीजिए और सीक्वेंस में आप इन वीडियोज़ को देखिए। सभी पे जिनका थंबनेल है सब पे 1 2 3 4 कैसे करके सीक्वेंस में डले हुए हैं ये। तो अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको सारा जो पूरी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो समझ में आ जाएगी और आपकी ये वर्ल्ड हिस्ट्री कवर भी हो जाएगी। एडवोकेट जनरल की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्जाम की, यूके पीसीएस, अपर पीसीएस की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और लोअर पीसीएस की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। आप अलग अलग प्लेलिस्ट जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप प्लेलिस्ट के थ्रू फॉलो करेंगे एग्जाम के वीडियोस को, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और सारा जो आपकी प्रिपरेशन है वो आराम से चलती रहेगी। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस पर सारे क्वेश्चंस जो लोअर पीसीएस डेली मेंस के जो क्वेश्चन आ रहा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, एस्से है, लेटर राइटिंग है और क्विजेज हो गई, एमसीक्यूज क्वेश्चंस हो गए, वो सब मैं उस पर डालता रहता हूँ। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करने से सारे नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पे ज़रूर मिलते रहेंगे। हो सकता है कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन ना भेजे लेकिन वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। और स्टार्ट के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं एडवोकेट जनरल के पेपर की और भी चाहते हैं कि या तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या वो नोट्स चाहते हैं, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और या तो नोट्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे भी उनको स्टूडेंट को हेल्प चाहिए फॉर देयर एग्जामिनेशन वो ले सकते हैं। मतलब मेरा आपसे कहना ये है कि जैसे एग्ज़ाम थोड़ा लेट हुआ है, डिले हुआ है, तो आप उसका फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। आपको पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए उस समय का। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी ढीली मत कीजिएगा और लगातार पढ़ते रहिए, लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और एमसीक्यूज क्वेश्चंस करते रहिए, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन सॉल्व करने की, देखिए उस टाइम पे आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं वो प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज चल रही है 12 टेस्ट हैं, उसमें 12 टेस्ट होंगे और काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जा रहा है उसमें 200 क्वेश्चन के थ्रू। हर टेस्ट में 200 क्वेश्चन होंगे जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिल रही है उससे। इनकेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए, इससे पहले हम जो पिछली वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी कि जर्मन फैमिलीज़ किस तरह से कर रहे थे और ज्यूज़ जो थे, जो हिटलर थे, वो ज्यूज़ को किस तरह से परसिक्यूट कर रहे थे, उनको किस तरह से मार रहे थे। तो अब किस तरीके से ज्यूज़ का या और लोगों का या वो जर्मन लोग जो फिजिकली डिसेबल थे, किस तरह से उनका जो वहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ, किस तरह से उन लोगों को मारा गया, एक पूरा प्रोसेस था है ना, पूरी स्टेजेस थी। तो क्या स्टेजेस थी? पहली स्टेज अगर हम देखें तो पहली स्टेज थी एक्सक्लूजन 1933 से लेकर 1939 तक। यानी कि एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि लोगों को एक्सक्लूड करना शुरू कर दिया, यानी कि उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया, सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया, पहचानना शुरू कर दिया कि भाई ये वो पर्सन है जिनको हमें अपने से अलग थलग करना है। तो यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स। तो ये कहा जाने लगा कि भाई आपको कोई हक नहीं है हमारे बीच में एक नागरिक बन के रहने का। द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। तो कुछ न्यूरेमबर्ग लॉज आते हैं। न्यूरेमबर्ग में एक ट्रिब्यूनल बनी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ट्रिब्यूनल बनी थी वॉर क्राइम को मैटर्स को देखने के लिए, तो वो कहाँ बनी थी? वो न्यूरेमबर्ग में बनी थी। तो जो न्यूरेमबर्ग लॉज हैं सिटीजनशिप के, जो सितंबर 1935 में आए, उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड बी जर्मन सिटीजन्स एंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर। तो ये कहा गया सिर्फ वो लोग जर्मनी के जो जर्मन हैं और ओरिजिनल जर्मन हैं या उनसे रिलेटेड उनका ब्लड है, जर्मन से रिलेटेड ब्लड है, यानी कि वो रेशियल वाली जो कॉन्सेप्ट है, रेस का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी बात वो कह रहे हैं कि जो इससे बिलोंग करता होगा वही जर्मन एम्पायर में रहने के लायक है। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज़ और जर्मन्स को फॉरबिडन कर दिया गया, यानी कि अब ये गलत है कि यानी कि वर्जित है कि ज्यूज़ में और जर्मन्स में शादी नहीं हो सकती। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन अगर रहेगा किसी का ज्यूज़ के साथ, जर्मन के साथ, तो वो क्या रहेगा? वो एक क्राइम हो जाएगा, है ना, वो उसको क्राइम कर दिया गया। ज्यूज़ वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। और ज्यूज़ को कह दिया गया कि जर्मनी का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो नेशनल फ्लैग था जर्मनी का, उसको वे फ्लाई नहीं कर सकते, उसको नहीं उड़ा सकते। नेक्स्ट है अदर लीगल मेजर्स। क्या क्या थे? जूइश बिजनेसेस का बॉयकॉट होना चाहिए, यानी कि जो जूइश लोग जो बिजनेस करते थे, व्यवसाय करते थे, उन पे नहीं जाना है। एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज से उनको बाहर निकालने लगे। फोर्स्ड सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको जबरन कन्फिस्केट कर लिया गया, यानी कि उनको जब्त कर लिया गया और उनको बेच दिया गया।
बिसाइड्स जूइश प्रॉपर्टीज वर वेंडलाइज्ड एंड लूटेड, हाउस अटैक्ड, सिनेगॉग बर्न। देखिए अब जो जूइश प्रॉपर्टीज़ थी उनको वेंडलाइज करने लगे, उनको तोड़ फोड़ करने लगे, लोग बाग लूटने लगे, हाउस जो उनके घर थे उनको अटैक करने लगे। साइनागॉग, साइनागॉग क्या होता है? साइनागॉग होता है जहाँ पर ज्यूज जाकर पूजा करते हैं, जैसे कि हिंदूज जाते हैं तो टेम्पल में पूजा करते हैं, मुस्लिम्स जाते हैं वो मॉस्क में पूजा करते हैं, मस्जिद में पूजा करते हैं। लाइक वाइज जो ज्यूज थे वो साइनागॉग में जाते थे, यानी कि साइनागॉग क्या है अपने आप में, ये एक टेम्पल हो गया फॉर द ज्यूज। तो साइनागॉग को जला दिया गया उनके, है ना, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया नवंबर 1938 में, रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। और जो नवंबर 1938 में जब ये हुआ उसको, उस टाइम को क्या कहा जाता है? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास भी कहा जाता है। तो टूटे हुए कांच की रात इस तरह से आप कह सकते हो, उस तरह से इसको याद भी किया जाता है। तो ये तो 1933 से 1939 तक हुआ। अब 1940 से लेके 44 तक क्या हुआ? घेटोइजेशन हुआ, यानी यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। अब पहले तो ये था कि आप सिटीजन्स नहीं हो, है ना। अब ये कह दिया गया कि आपको जीने का ही हक नहीं है। तो 1941 के बाद से क्या हुआ कि ऑल ज्यूज हैड टू वियर अ येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट। तो यानी कि सभी ज्यूज को एक कपड़ा दे दिया गया और कह दिया गया कि ये एक येलो स्टार के रूप में होगा, पीले रंग का है, और आपको सबको पहनना है और आपके चेस्ट पे दिखना चाहिए, वो ब्रेस्ट पे दिखना चाहिए आगे की तरफ से। तो इससे एकदम सिग्निफाई हो जाएगा कि ये कौन है, ये ज्यूज है। दिस आइडेंटिफाई मार्क वॉज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, और यही चीज़ उनके पासपोर्ट पर लगा दी गई, उनके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं, घर हैं, सब पे ये लगा दिया गया, जिससे ये समझ में आने लगा कि हाँ भाई ये जो है, देखते ही आपको ये बता सकता है कि ये ज्यू है। दे वर केप्ट इन ज्यूइश हाउसेज इन जर्मनी एंड इन घेटोज लाइक लॉर्ड्स इन वॉर्सो इन द ईस्ट। तो उनको घेटोज में रखने लगे, कुछ ज्यूइश हाउस बनने शुरू हो गए वॉर्सो में, वॉर्सो पोलैंड की कैपिटल है आज के टाइम पे, है ना। तो वहाँ पे उनको ज्यूज को रखने लगे, जो कि अपना में एक बहुत ही एक अनहेल्दी कंडीशंस में उनको वहाँ पे रखा जाता था। दीज बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम माइजरी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी, पॉवर्टी थी। ज्यूज हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड अ घेटो, और ज्यूज को जितनी भी उनकी संपत्ति हुआ करती थी सारी की सारी नाजी लोगों को देनी पड़ती थी जब वो घेटो में एंटर करते थे, उससे पहले। और घेटो में एंटर करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ पे तो सारे जो नाजी लोग थे वो क्या कर रहे थे, इन लोगों को घेटोइजेशन कर ही रहे थे, वो घेटोज में बेच ही रहे थे। सून द घेटोज वर ब्रिमिंग विद हंगर, वहाँ पे कुछ टाइम बाद भूख से लोग परेशान होने लगे, स्टारवेशन होने लगा, डिसीज ड्यू टू डेप्रीवेशन एंड पुअर हाइजीन। सिंपल सी बात है कि वहाँ पे जब खाने के लिए नहीं होगा, गंदगी होगी, तो जब बहुत ज़्यादा, एक बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पे गंदगी होना शुरू हो जाएगी, उससे महामारी फैलना शुरू हो जाएगी। तो वही चीज़ वहाँ पे होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद आता है 1941 से आके देखा जाए तो वो कहते हैं यू हैव नो राइट टू लिव। तो देखो धीरे धीरे देखो, पहले तो क्या हो गया कि आप सिटीजन्स नहीं हैं, फिर आप हमारे बीच में रह नहीं सकते। जब हमारे बीच में रह सकते, अब आपको कह दिया गया कि अब आपको जीने का भी हक नहीं है, अब आप रह ही नहीं सकते, है ना। अब आप जी ही नहीं सकते, आपको मार दिया जाएगा। तो Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by goods train। तो मालगाड़ियों में भर भर कर लोगों को डेथ फैक्ट्रीज में लाया जाया करता था। पोलैंड में और एल्सवेयर ईस्ट में कई जगहों पे डेथ फैक्ट्री बनाई गई थी, यानी कि गैस चैम्बर बनाए गए थे। तो कौन कौन सी जगह पे बनाए गए थे? जैसे बेल्जियक है, ऑशविट्स है। ऑशविट्स का जो डेथ फैक्ट्री है या गैस चैम्बर है बहुत ज़्यादा फेमस है ना। ऑशविट्स है, सोबिबोर है, ट्रेबलिंका, चेल्नो, मैजदानेक। अब देखिए ये सब नाम दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि इन सब नाम में क्या चीज़ कॉमन है। तो कॉमन ये था इन सब नामों में कि इन सब जगहों पे डेथ फैक्ट्रीज थी, या आप कह सकते हो गैस चैम्बर्स थे। तो इन सब जगहों पे गैस चैम्बर्स थे। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ऑशविट्स कॉमा सोबिबोर कॉमा ट्रेबलिंका, है ना। तो ये जो थे ये किस चीज़ के लिए कॉमन है, यानी इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन थी? तो इन तीनों चीज़ों में जर्मनी में जब नाजी जर्मनी चल रहा था, हिटलर थे उस टाइम पे, क्या था यहाँ पे डेथ कैंप बना रखे थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना रखे थे। देवर चैड इन गैस चैम्बर्स, तो लोगों को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जाता था। मास किलिंग्स टुक प्लेस विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिसीजन, यानी बिल्कुल सही तरीके से साइंटिफिक प्रिसीजन के साथ मिनट्स के अंदर ही कई हज़ारों लोगों को, कई लाखों लोगों को एकदम से मार दिया जाता था। अब आता है नाजी जर्मनी में यूथ की क्या स्थिति थी, यानी कि जो युवा थे उससे, जो जर्मनी में जो हिटलर था वो क्या चाहता था? हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। सिंपल सी बात है, जो यूथ होता है वही आर्मी में एंटर कर सकता है, जो यूथ होता है वो उसी के अंदर ही सारा जोश जो होता है वो यूथ के अंदर ही होता है। तो जो हिटलर था वो यूथ को लिए काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक था। He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology। तो उसका कहना ये था कि जब तक हम बच्चों के अंदर शुरुआत से नाजी आइडियोलॉजी सिखाना या पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे उनको, तब तक वो एक नाजी सोसाइटी में तरीके से बन नहीं पाएंगे या नाजी सोसाइटी को तरीके से बना नहीं पाएंगे।
दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। तो अब उसने क्या करा, उसने करा कि एक बच्चे पे दोनों तरफ से असर होना चाहिए या दोनों तरफ से उस पर कंट्रोल होना चाहिए, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी। यानी स्कूल के अंदर कैसे, स्कूल के अंदर का जो सिलेबस होगा वो इस तरह से होगा डिज़ाइन कि उस बच्चे को सिखाया जाएगा कि आपको ज्यूस से नफरत करनी है, ये सब खराब लोग हैं, ये सब इनकी रेस जो है वो ख़राब है। तो ये सिखाया जाएगा बच्चे को स्कूल में। और फिर जब वो बाहर आएगा तो स्कूल से बाहर आएगा, स्कूल से बाहर आने के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको मजबूत बनाया जाएगा, हार्ड वर्क करवाया जाएगा उससे, जिससे वो स्ट्रांग हो सके। तो ये चीज़ है। ऑल स्कूल्स वर क्लीन्स्ड एंड प्योरीफाइड, सभी स्कूलों को क्लीन प्योरीफाई किया गया। क्लीन प्योरीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि स्कूलों में से जो जर्मन बच्चे थे सिर्फ वही पढ़ेंगे, बाकी जो ज्यूज़ या दूसरे तरह के जो बच्चे थे उन सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस मेंट दैट टीचर्स हु वर ज्यूज़ और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड। यानी वो टीचर्स जो ज्यूज़ थे या वो टीचर्स जो लगता था ऐसा हिटलर को कि वो पॉलिटिकली अनरिलायबल है, यानी आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते कि क्या वो नाजी आइडियोलॉजी के साथ हैं, तो उन टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया गया। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, जर्मन्स एंड ज्यूज़ कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। जो जर्मन बच्चे थे, ज्यूज़ बच्चे थे, उन बच्चों को एक साथ बैठने नहीं दिया गया, उन बच्चों को अलग अलग कर दिया और वो आपस में खेल भी नहीं सकते थे। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जैसे कि ज्यूज, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिप्सी वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स। देखिए हिटलर ने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, जो भी ज्यूज़ है, फिजिकली डिसेबल्ड है, जिप्सी है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, सबको गैस चैम्बर में जाकर सबको मार देता था। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। तो जो जर्मन बच्चे थे वो नाजी स्कूलिंग करते थे, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, उसके बाद फिर एक ट्रेनिंग होती थी उनकी। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन, स्कूल की जितनी भी किताबें थी सबको दोबारा लिख दिया गया नाजी के द्वारा और उसमें नाजी आइडियोलॉजी के बारे में हम बच्चों को पढ़ाने लगे। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस। जो रेशियल साइंस थी, देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि रेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कई बार इस पर डिबेट हुआ है, डिस्कशंस हुआ है, तो बार बार ये बात निकल के आती है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेस जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया जस्टिफाई करने के लिए नाजी आइडियोलॉजी को। और स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज़, यानी कि जो मनगढ़ंत बातें थी या कुछ ऐसी बातें हैं जो जिनका अपने आप में कोई प्रूफ नहीं है लेकिन वो बात बनाई जा रही हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं ज्यूज़ के खिलाफ, उनको पॉपुलर किया गया इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस। मैथ्स की क्लास में भी पढ़ाया जाने लगा, जो कि कॉन्सेप्ट सोशल का है या साइंस का कॉन्सेप्ट है स्टीरियोटाइपिंग का, उसको मैथ्स में भी मैथ्स की क्लासेस के थ्रू भी एक हेट्रेड बनाने के लिए ज्यूज़ के खिलाफ जर्मन बच्चों को ये पढ़ाने लगे। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज़ एंड वर्शिप हिटलर। तो सिंपल सी बात है, हिटलर को भगवान मानो, हिटलर की पूजा करो, ज्यूज़ से नफरत करो और जर्मन नेशन के प्रति लॉयल रहो, यही बच्चों को सिखाने लगे। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। तो जो खेल भी होते थे, खेल में भी क्या सोचते थे, जो नाजी आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि बच्चे को वायलेंस और एग्रेशन बच्चों के अंदर आना चाहिए, जिससे कि वो मजबूत युवा बन सके। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, यानी कि देखिए हिटलर कैसा सोचता था, वो सोचता था कि अगर बॉक्सिंग वो करेंगे तो बॉक्सिंग करने से बच्चा जो है वो आयरन हार्टेड होगा, यानी कि लोहे का दिल बन जाएगा उसका, स्ट्रांग होगा और मैस्कुलिन होगा, यानी कि मर्द, एक तरीके से आप कह सकते हो कि मर्दानगी आ जाएगी उसके अंदर। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मनी। तो और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया कि भाई आप जो है जर्मनी के जो यूथ है उसको ट्रेनिंग करेंगे इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। 10 साल का जो बच्चा होता था उनको जंग वॉक में एंटर करना पड़ता था। जंग वॉक एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो छोटे बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन थी। 14 साल में सभी लड़कों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी जो हिटलर यूथ के नाम से जिसको जाना जाता था, उसमें एंटर करना पड़ता था। वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, कि उनको वहाँ पे सिखाया जाता था कि किस तरह से लड़ाई करनी है, ग्लोरीफाई करना है एग्रेशन को, कि अगर आपको गुस्सा आता है तो उसको ग्लोरीफाई करना है। वॉयलेंस, यानी कि आपको वहाँ पे आतंक मचाना है, वॉयलेंस करना है, लड़ाई करनी है, यानी कि लड़ाई करनी सीखनी है, क्योंकि अगर लड़ाई करनी आप सीखोगे तभी आप लोगों को मार सकते हो, है ना। कंडेम डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आपको डेमोक्रेसी को कंडेम करना है, यानी कि डेमोक्रेसी को नहीं मानना है। उनको कहना है कि डेमोक्रेसी कुछ नहीं होता, जो नाजी आइडियोलॉजी है, जो नाजी सिस्टम चल रहा है डिक्टेटरशिप का, वही सबसे अच्छा सिस्टम है। ज्यूज़ को हेट करना है, कम्युनिस्ट को हेट करना है, जिप्सीज लोगों को मारना है, या जितने भी लोग अनडिज़ायरेबल हैं उन सबसे नफरत करो, उन सबको मारने के लिए भेज दो। आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, उसके बाद वो लेबर सर्विस ज्वाइन करते थे जब वो 18 साल के हो जाते थे, और उसके बाद उनको नाजी ऑर्गेनाइजेशन की जो आर्मी थी उसमें उनको सर्विस देनी पड़ती थी। तो ये कंपलसरी था, सभी लड़कों को ऐसा करना पड़ता था।
यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922। तो यूथ लीग जो था नाजी का 1922 में हुआ। 4 साल बाद इसका नाम हिटलर यूथ रख दिया गया। और यूथ मूवमेंट को अंडर नाजी कंट्रोल ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व एंड फाइनली बैंड। इसके अलावा यानी कि हिटलर यूथ के अलावा जितनी भी और ऑर्गेनाइजेशंस थी पूरे जर्मनी में, सबको ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन रही यूथ को कवर करने के लिए, वो कौन सी थी? हिटलर यूथ थी। जंग वॉक क्या था? जंग वॉक था नाजी यूथ ग्रुप फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो जंग वॉक था। इससे ऊपर के लिए, जब 14 साल से बच्चा ऊपर हो जाएगा तो उसके लिए क्या क्या हो जाएगा? यूथ लीग हो जाएगा, या जिसका नाम हिटलर लीग रख दिया गया, हिटलर यूथ रख दिया गया, वो हो जाएगा 14 साल से ऊपर के बच्चे। तो यानी कि उसने हर तरह के बच्चों के लिए काम करना शुरू करा कि 14 साल से जब बच्चा छोटा होगा तो जंग वॉक होगा एक नाम का ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाएगा कि क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए आपकी, नाजी लोगों को प्रेस करना है, ज्यूस से नफरत करनी है, ये सब सिखाया जाएगा। फिर जब वो 14 साल से ऊपर का हो जाएगा तब वो हिटलर यूथ में एंटर करेगा, और उसके बाद जब वो 18 साल का हो जाएगा तब वो जो जर्मनी की आर्मी है फिर वो उसमें एंटर करेगा। यानी कि एक सीक्वेंस में, जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंट में काम कर रही है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी, फिर 14 साल का बच्चे के बाद उसको कॉलेज में भेजा जाएगा, स्कूल में भेजा जाएगा, इस तरह से जो इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में कर रही है, उस टाइम पे हिटलर ने उसको किस टाइम में किस में किया था? वॉयलेंस में, हेट्रेड में, इस चीज़ में यूज़ किया था। फिर आता है कि मदरहुड के ऊपर कि नाजी का जो कल्ट है, यानी कि जो मातृत्व की किस तरह से, यानी कि जो मदरहुड था उसको, जो नाजी लोग थे या जो हिटलर थे, वो एक मदर के लिए क्या सोच रखता था, मदर को क्या सोचता था, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वीमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन। सिंपल सी बात है, बच्चों में सिखाया जाता था कि औरतें अलग होती हैं और पुरुष जो हैं वो, या जो मर्द हैं वो अलग होते हैं। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स एवरीवेयर वॉज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। तो उनका सिंपल सी बात है, वही पुरानी वाली सोच थी कि जब आदमी औरत एक समान है ही नहीं तो उनके हकों के लिए सेम राइट की डिमांड करना अपने आप में बेकार चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो पूरी दुनिया भर में डेमोक्रेसी स्ट्रगल चल रही हैं कि हमें औरतों को भी इक्वल हक देने हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी औरतों को मिलनी चाहिए, इक्वल हक औरतों को मिलनी चाहिए, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इससे सोसाइटी, इससे समाज जो है वो ख़राब हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, हिटलर कहना चाह रहा था जो पुरुष थे, मैन थे, वो अबव हैं एज़ कंपेरिजन टू विमेन। While boys were taught to be aggressive, masculine, steel-hearted, girls were told that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children। तो लड़कों को ये कहा जाता था कि भाई आप तो लोहे के दिल के बनो, पत्थर दिल के बनो, आयरन हार्टेड बनो, गुस्से वाले बनो, मैस्कुलिन बनो। और लड़कियों को कहा जाता था कि भाई आपको क्या करना है, आपको एक बहुत अच्छी माँ बनना है, गुड मदर्स बनना है आपको, और आपको प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को ही जन्म देना है, यानी कि आप किसी भी ज्यूस से शादी नहीं कर सकती। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, गर्ल्स को रेस की प्योरिटी बना के रखनी है। डिस्टेंस देमसेल्स फ्रॉम ज्यूज, अपने आपको ज्यूज से दूर रखना है। लुक आफ्टर देयर होम, अपने घर को देखो। एंड टीच द चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज़, और बच्चों में जो है नाजी वैल्यूज़ को नाजी वैल्यूज़ की शिक्षा दो। दे हैड टू बी बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। ये कहा गया, नाजी मतलब हिटलर का कहना यह था कि जो मदर्स हैं वो आगे आने वाली जो प्योर जर्मन आर्यन रेस है उसकी बियरर हैं, उनकी जननी हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए। लेकिन सभी माओं की इज्जत नहीं थी यहाँ पे, सिर्फ उन्हीं माओं की इज्जत थी जो माँ क्या थी, जो जर्मन थी, है ना, जो जर्मन बच्चों को पैदा करेंगी, उन्हीं माँ की रिस्पेक्ट थी। लेकिन जो इसके अलावा जो दूसरी मदर्स थी, ज्यूज़ में मदर्स हों या दूसरी में हो, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। 1933 में हिटलर ने कहा था 33 में कि इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन तो कहा, लेकिन किस माँ को कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन? सिर्फ उसी को जो जर्मन बच्चों को पैदा करेगी। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, है ना, सभी माओं को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। सिंपल सी बात है। तो वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, उन औरतों को सजा दी जाती थी जो गलत बच्चों को जन्म दे देती थी, जैसे कि ज्यूस को पैदा किया किसी माँ ने, या फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे को पैदा कर दिया, है ना। एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड, और जो रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन जैसे कि प्योर नॉर्डिक आर्यन जर्मन वाला बच्चा पैदा हुआ तो उस माँ को अवार्ड दिया जाता था। देवर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स, उनको हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, है ना, कंसेशन मिलेगा दुकानों में, थिएटर टिकट्स में, रेलवे फेयर में। टू इनकरेज वीमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन ऑनर क्रॉसेज वर अवॉर्डेड, तो ऑनर क्रॉस दिया जाएगा, है ना, एक अवार्ड दे दिया गया, एक प्राइज़ बना लिया गया कि प्राइज़ दिया जाएगा, अगर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे आपको प्राइज़ दिया जाएगा। अब ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, तो जो 4 बच्चे पैदा करेंगे उनको ब्रॉन्ज क्रॉस मिलेगा, जो 6 बच्चे पैदा करेंगे उनको सिल्वर मिलेगा, और जो 8 या 8 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगी लेडीज़ उनको गोल्ड क्रॉस देंगे। लेकिन बच्चे कौन से पैदा होने चाहिए? प्योर जर्मन आर्यन, वो जो ब्लू आइज वाले,
और ब्लॉन्ड हेयर वाले जो बच्चे हैं वो बच्चे पैदा होने चाहिए। ऑल आर्यन वीमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड, सीवियरली पनिश्ड। लेकिन जितनी भी आर्यन वीमेन थी, यानी कि जो असली जर्मन वीमेन थी, अगर वो इस चीज़ से अलग होकर जाती हैं, इस चीज़ को नहीं मानती हिटलर की बात को, तो उन सभी औरतों को सजा दी जाएगी। दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूज, अब जिन औरतों ने मान लेते ज्यूज के साथ कॉन्टैक्ट रखा, पोलैंड के लोगों के साथ, पोल्स के साथ कॉन्टैक्ट रखा, रशियंस के साथ कॉन्टैक्ट रखा, उन सबके बालों को खत्म शेव कर दिया जाता था, सिर को, उनके चेहरे काले कर दिए जाते थे, और उनके गले में एक आप कह सकते हो कि एक पट्टा लटका दिया जाता था, जिस पे लिखा रहता था कि मैंने जो है अपने देश का जो ऑनर है उसको ख़त्म किया है, उसके देश अपने देश का गद्दारी की है। सिंपल सी बात है, यानी कि वो चाहता था कि वो बिल्कुल हर पर्सन जो है बस हिटलर के अकॉर्डिंग चले, जो हिटलर कहता है उसी बात को मानता रहे। मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेज एंड लॉस्ट सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। तो कई औरतें जो थी जेलों में रही, उनके परिवार के लोगों को, हस्बैंड्स को, उनकी फैमिलीज़ को मार वार दिया गया, या क्रिमिनल ऑफेंस के चक्कर में उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये सब चीज़ चल रही थी, ये सब पूरा, ये देखिए मदर का क्या सिस्टम था, यानी कि मदर की क्या रोल था एक मदर का नाजी जर्मनी के अंदर, ये इसमें उसने बताने की कोशिश की। अब प्रोपेगेंडा, यानी कि जो वहाँ पे जो प्रोपेगेंडा था, यानी कि जो नाजी जर्मनी का जो प्रचार हो रहा था उसकी क्या आर्ट थी वो समझते हैं। नाजी रिजीम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। देखिए सिंपल सी बात थी, 1940s की बात हम बात कर रहे हैं, कोई 1840 या 1740 की बात नहीं कर रहे हैं, 1940 की बात चल रही है, जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसा वॉर था जो टीवी पे कवर हुआ है ना, वर्ल्ड वॉर 2 टीवी पे कवर हुआ है। तो अगर उस टाइम पे टीवी था, थोड़ा बहुत टीवी पे कवर हुआ है, तो क्या जर्मनी की जो चीज़ें थी वो लोगों को पता नहीं चल रही थी कि जर्मनी में उसने क्या हाल कर रखा था हिटलर ने? क्योंकि हिटलर ने क्या कर रखा था उस टाइम पे, मीडिया को फ्री नहीं कर रखा था, है ना, मीडिया सेंसर्ड थी। जो मीडिया छाप सकती थी वो वही छाप सकती थी जो हिटलर चाहता था, बाहर के लोग नहीं आ सकते थे। सिंपल सी बात है कि बाहर की जो कंपनीज थी, जिस तरह से चाइना में अगर आप देखेंगे, चाइना आज भी वहाँ पे जो मीडिया है वो फ्री नहीं है ना, जो वहाँ की जो प्रेस है वो फ्री नहीं है। फ्री का मतलब यहाँ पे सस्ती महंगी वाली फ्री नहीं, आज़ाद वाली फ्री, है ना, वो फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है। वहाँ पे सिर्फ वो वही छापेंगी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या शी जिनपिंग जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो चाहेंगे, वही वो छाप सकती है। लाइक वाइज जर्मनी में भी ऐसे ही था कि जो हिटलर चाहता था वही वो छाप सकते थे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और, ये तो एक चीज़ हुई, दूसरी चीज़ क्या थी, अब जैसे हम कह रहे हैं गैस चैम्बर्स, है ना, डिटेंशन सेंटर्स, तो वो उस टाइम पे डिटेंशन सेंटर या गैस चैम्बर का वर्ड का जो इस्तेमाल है वो नहीं करते थे। यानी कि दुनिया को ये पता ही नहीं चल रहा था कि जर्मनी ने, क्योंकि जर्मनी में उस टाइम पे, जैसे इस आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया में कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता का मतलब है न्यूज़ मीडिया आउटलेट नहीं जा सकते ये दिखाने के लिए कि नॉर्थ कोरिया की क्या कंडीशन है या चाइना के अंदर क्या कंडीशन है, ये हम नहीं दिखा सकते। लाइक वाइज उस टाइम पे जर्मनी में कोई अंदर नहीं जा सकता था ये देखने के लिए कि जर्मनी में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में क्या चल रहा है। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जब मीडिया वहाँ गई, तब लोगों को पता चला, पूरी दुनिया को पता चला कि इन पिछले कुछ सालों में हिटलर ने जर्मनी में क्या कर दिया, कितने गैस चैम्बर बना के उसने कितने लाखों लोगों को, 80-90 लाख लोगों को उसने मार दिया। द टर्म्स दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, दे आर चिलिंग। यानी कि बहुत ही अलग अलग तरीके से उसने शब्दों का इस्तेमाल किया लोगों को मारने के लिए, या लोगों को मारने के लिए, डिटेंशन सेंटर्स के लिए, जिसने भी उसने शब्द का इस्तेमाल किया वो बड़े अलग थे जब हम उनको यूज़ करते थे। अभी आप देखेंगे, नाजीज नेवर यूज द वर्ड्स किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। यानी जब भी नाजीज आपस में बात करते थे तो वो लोगों को मारने का लिए जो वर्ड होता है, किल कह दो, मर्डर कह दो, उन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। मास किलिंग्स वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट। देखिए, अब अगर कहीं भी आपके सामने मैं कहूँ कि मैं आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा, तो आप ये थोड़ी समझेंगे कि मैं आपको मार दूंगा, है ना। जैसे कि वहाँ पे क्या कहा गया कि उसने कहा कि मास किलिंग के लिए वर्ड यूज़ किया गया स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, है ना। अब फाइनल सॉल्यूशन क्या है, मैं ये भी हो सकता है कि भाई इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन क्या है ना, कि मैं आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा, हो सकता है आपको चाय की जगह कॉफ़ी पूछ लें, स्पेशल ट्रीटमेंट ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हिटलर का जो स्पेशल ट्रीटमेंट था वो कुछ अलग ही था। उसका मतलब ये था कि लोगों को सबको मार देना। फाइनल सॉल्यूशन का मतलब था ज्यूज़ के लिए ज्यूज़ को मार देना। यूथेनेशिया का मतलब था उन लोगों के लिए कि जो डिसेबल्ड है। देखिए, यूथेनेशिया अपने आप में, यूथेनेशिया का मतलब होता है जो व्यक्ति स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से चाहता है कि मुझे मार दो। यानी कि खुद की इच्छा से कौन कहेगा मार दो, इसका मतलब ये है जैसे कि कोई पर्सन का ब्रेन डेड पर्सन है, यानी उसकी बॉडी काम कर रही है, हार्ट काम कर रहा है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर किसी पर्सन का एक बार दिमाग काम करना बंद कर दे तो उससे क्या होगा कि वो पर्सन कभी भी, जब तक उसकी सांस है तब तक वो चलता तो रहेगा, है ना, लेकिन वो कभी पर्सन ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उसका दिमाग ही खत्म हो गया। दिमाग खत्म हो गया तो पूरी बॉडी दिमाग से ही गवर्न होती है।
है ना। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो चाहे हम उसको समझ पा रहे हैं चाहे नहीं समझ पा रहे हैं, सारा काम करता दिमाग ही है। पूरी बॉडी को जो डायरेक्ट करता है वो दिमाग करता है। लेकिन अगर किसी पर्सन का दिमाग ही खत्म हो जाए, दिमाग ही डेड हो जाए, तो वो पर्सन बेड रिडन हो जाएगा और बस एक सपोर्ट पे चलता रहेगा, कुछ खाएगा नहीं पिएगा नहीं, उसकी जो ब्रीथिंग है बस वो चलती रहेगी कुछ टाइम तक, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी। तो उन पर्सन को कहा जाता है कि वो पर्सन बहुत परेशान है, तो उस पर्सन को यूथेनेशिया दे दो, यानी कि उसको कुछ ऐसा आप स्लो ड्रग दे दो, स्लो पॉइजन दे दो, जिससे कि उसकी पर्सन की डेथ हो जाए, है ना। तो ये इसको बोला जाता है यूथेनेशिया। तो ये डिसेबल्ड लोगों को अपना दे दिया गया उन्होंने। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, और डिसइंफेक्शन वर्ड यूज़ किया जा रहा था। डिसइंफेक्शन वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डिसइंफेक्ट करना होता है, यानी कि कहीं पे मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको हटाना होता है, तब हम करते हैं। और वहाँ पे वो क्या यूज़ कर रहे हैं, ये लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं डिसइंफेक्शन वर्ड। इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स, यानी कि इवैक्यूएशन का मतलब होता है जब हम कहीं किसी जगह को खाली करते हैं कि इवैक्यूएट दिस प्लेस, है ना, इस प्लेस को खाली कर दो। तो इवैक्यूएशन का मतलब होता था जब लोगों को गैस चैम्बर तक भेजा जाता था, उसको कहा जाता था इवैक्यूएशन। गैस चैम्बर्स को कहा जाता था डिसइंफेक्शन एरिया। देखिए हम गैस चैम्बर बोल रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि वहाँ पे गैस छोड़कर लोगों को मारा जाएगा, लेकिन कहीं पे मैं बोलूँ कि ये डिसइंफेक्शन एरिया है तो आपको लगेगा कि ठीक है वहाँ पे सही एरिया होगा, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होगी, साफ़ सुथरा एरिया होगा वो। लेकिन वो इस तरह से वर्ड अखबारों में या जर्मनी में जो चलता था अखबार, या जर्मनी में जो न्यूज़ चलती थी उस टाइम पे इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स। तो डिसइंफेक्शन एरियाज इस तरह दिखाए जाते थे कि वो बाथरूम है और वहाँ पे बाथरूम में शावर हेड लगे हुए हैं, यानी शावर लगे हुए हैं जिसमें से पानी आएगा, लेकिन वो फेक है। उसमें से क्या आएगी, उनमें से गैस आएगी जिसमें लोग सब मर जाएंगे। मीडिया वॉज केयरफुली यूज्ड टू विन सपोर्ट फॉर द रिजीम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। तो मीडिया को इस तरह से इस्तेमाल किया गया जिससे कि पूरी दुनिया में हिटलर की प्रसिद्धि हो सके। नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, स्लोगन, लीफलेट, यानी कि जो भी तरीका हो सकता था उस टाइम पे नाजी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने का, वो तरीका उस टाइम पे अपनाया गया। वो अलग बात है कि वो अपने आप में गलत था। इन पोस्टर्स ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप्ड, मॉक्ड, अब्यूज्ड, डिस्क्राइब्ड एज एविल। यानी उन ग्रुप्स को जिनको एनिमी बताया गया, जर्मन्स का एनिमी बताया गया, उनकी खूब मजाक बनाई जाती थी पोस्टर्स के थ्रू। सोशलिस्ट लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजेनरेट। जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी लोग थे, लिबरल लोग थे, उनको कहा जाता था कि ये तो कमज़ोर लोग हैं, इसलिए लिबरल आइडियोलॉजी के लोग हैं, इसलिए समाजवादी लोग हैं। क्यों? क्योंकि कमज़ोर हैं, ये लड़ नहीं सकते। जो लड़ नहीं सकता वो समाज के लिए सोचने लगता है, ये माना जाता था नाजी लोगों के द्वारा। They were attacked as malicious foreign agents. Propaganda films were made to create hatred for Jews. The most infamous film was The Eternal Jew. तो इटर्नल ज्यू जो है ये एक फिल्म है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि इटर्नल ज्यू क्या है। ये एक बहुत एक इनफेमस फिल्म है, बहुत ही ख़राब एक मूवी बनाई गई थी ये फैलाने के लिए कि ज्यूज़ के खिलाफ हमको नफरत फैलानी है, उसके लिए इस फिल्म को बनाया गया था। चलिए ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ वाले पॉइंट से नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थोड़ा सा रह गया आपका, अगर मैं इसी में कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी हाफ एन आवर हो चुका है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इनको देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे 7665804421 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।